हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर 2018 का जो पेपर है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि ये आपका है 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। शिफ्ट 2 का पार्ट 2 वीडियो कहने का मतलब कि इस पहले जो 2018 में हुआ था 75 क्वेश्चंस के एग्ज़ाम हुए थे, तो उनमें से 75 क्वेश्चन में से हम आप लोगों को 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन करा दिए थे। बचे हुए 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं, और देखिएगा इस वीडियो में आपको बेहतरीन से क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चीज़ देख सकते हैं। और इससे आपको एक पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह का पहले पूछा जाता था, और इससे आगे भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। तो इसमें मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, जिससे कहने का मतलब कहीं कहीं आप लोग ऐसे देखते होंगे कि 19 मई तो बाकी बाद इधर कितने दिन बचे, 30 दिन में से 11 दिन, फिर अगले महीना मई के बाद जून जाइएगा। इस तरह से करते करते आपको 2014 तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ज़्यादा मेरे में से ये थोड़ा सा मेरे लिए लोचा लग सकता है, आपके लिए क्या है पता नहीं। मैं इसका एक तरीका सजेस्ट करता हूँ, आप चेक कर लीजिए क्या 19 मई 2012 को शनिवार था क्या। अगर होगा तो आप 1 अप्रैल 2014 का वही डेट निकाल लीजिए तरीके से, जिससे आपको आसानी से आंसर पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाया है कि डेट से दिन कैसे निकाला जाता है, और कई वीडियो में बताया भी है। इस तरह के क्वेश्चन कई पेपर में पूछा गया है, और इसका पर्सनल वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो अब आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए करते हैं। क्या करा 19 मई, तो सबसे पहले 19 लिखिए, फिर ये जो ईस्वी है उसके लास्ट के 2 डिजिट लिख दीजिए। इस 2 डिजिट को आप 4 से भाग दीजिए, जितना बार पूरा पूरा जाता है उतना लिख दीजिए। जैसे 12 को आप 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 3, तो यानी 3 बार में पूरा पूरी चल गया। जो शेष बचता उससे कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लिखना है। बस इतना चीज़ आपको पहले करना है। अब थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान डालिएगा, जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ अब मई है, तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, एक ईस्वी कोड और एक मंथ कोड। बाकी बात इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत जल्दी कर पाइएगा। देखिए ईस्वी कोड याद रखना, मंथ पहले मंथ कोड लिख लीजिए। मंथ कोड जो होगा वह आपका होगा 033 614 625 035। ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का कोड है। ओके, फिर आपको ईस्वी कोड याद रखनी है, बस 2 ही चीज़, बाकी बात कुछ नहीं। ईयर्स कोड, अगर कोई ईस्वी 2000 से 2099 तक का आ गया तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा 6 डालिएगा। अगर मैं कहता हूँ 1900 से 1999 तक का कोई भी ईस्वी आ गया 1999 तक का, उसके लिए आप 0 का इस्तेमाल कीजिएगा बस। क्योंकि देखिए 2020 यानी 2000 से और 1900 से ही पूछा जाता है, जैसे 1947 1945 इन सब से, या 2000 में ज़्यादातर चांस रहता है कि 2000 ईस्वी का पूछा जाए। तो यही 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इन दोनों का याद रख लीजिए। अगर 2000 से 2099 के बीच आए तो 6 लगाना है, और 1900 से 1999 के बीच अगर कोई ईस्वी आ गया तो 0 लगाना है। ये बात याद रख लीजिए। ओके, तो इतना चीज़ आप समझ गए।
थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ कि कटे ना। ओके, चलिए अब मैं करता हूँ इधर। समझिएगा यहाँ बात पर। अब देखिए आपको लिखना है मंथ कोड। कौन सा मंथ है? मई। कौन सा मंथ है? मई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के लिए क्या कोड डालेंगे? 1 प्लस ईस्वी कोड। ये कहाँ पे आ रहा है? 2000 से 2099 के बीच आ रहा है, 2012 है कि नहीं? तो इसके लिए हमें 6 कोड लगाना है। बस लगाइए अपॉन में 7। अब सबको जोड़ दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए। इसके बाद एक ही स्टेप फॉलो करना होगा जिससे कि आपका आंसर तक पहुंच पाइएगा। जैसे ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसको जोड़िए। तो 6 1 7। हम ये कहते हैं कि जोड़ने से बेहतर है 7 पूरा कर काट दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6 1 7 हो गया। हमें शेष से मतलब है, इनको जोड़ के जो भाग देंगे उसके शेष से मतलब है। बात समझने का कोशिश कीजिएगा, शेष फल से मतलब है। तो जोड़ के भाग दीजिए या तो 7 से कटा ही दीजिए सीधे सीधे। तो 12 3 15। अगर 15 में हम 7 से भाग देंगे तो 14 तो आराम से कट जाएगा। बच जाएगा कितना? 1, यानी 1 यहाँ पर लिख लीजिए। इस 7 से इस 19 को भाग देते हैं तो बच जाएगा कितना? 14, तो 5 बच जाएगा। यानी इसका मतलब टोटल अब 6 बच गया। कितना बच गया? 6। 6 में 7 से भाग नहीं लग सकता है, तो शेषफल 6 बच गया। ठीक, तो अगर शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 4 5 6 0 या 7 बचे तो क्या करना है? तो यहाँ से सोमवार से स्टार्ट कीजिए। सोमवार, माह के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। यानी छठवां दिन क्या है? शनिचर। क्योंकि हमारा शेषफल कितना बचा? 6, और छठा दिन पे क्या आ रहा है? शनिचर। क्या ये शनिचर है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो डेट लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। बस आप यहाँ पर इसको लगा दीजिए। ये मैं समझाने में हमें इतना टाइम लग रहा है, करने में इतना टाइम नहीं लगता है अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो चलिए इतना बात समझ गए। अब ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि ये जो डेट था वो सही था, उस दिन शनिवार ही था। तो इतना हो गया। बस अब इसको मिटाइए, अब इस डेट पर लागू कीजिए वही चीज़ को। 1 अप्रैल है, पहले तारीख लिखे, फिर ये 14 को उतारे। 14 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 3 12 तो पूरा पूरी कट जाएगा, नहीं 3 बार में। शेष जो बचेगा उससे मतलब नहीं है। इसके 4 से भाग देने पर जो शेष बचे उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखना है। प्लस ईस्वी कोड। क्या ये 2014 2000 से 2099 के बीच नहीं आएगा? क्या आएगा? तो इसका मतलब इसमें भी 6 कोड यूज करेंगे। ठीक, अब मंथ कोड ले लेते हैं। मंथ कोड कौन सा महीना है? अप्रैल। कौन सा महीना है? अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके लिए 6 कोड का इस्तेमाल कीजिए। भागा 7 से लगाइए, भागा 7। तो ये 14 तो कट जाएगा, 6 6 12, 3 15। 15 यहाँ तक में, यानी 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 15 आएगा तो शेष कितना बच जाएगा? 1 और 1 1 2। टोटल शेष कितने बच गए? 2। तो 2 बचने का मतलब दूसरा दिन कौन? सोमवार, मंगल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। इससे गलती होने की चांस जो है आपका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप अगर उस तरह से कीजिएगा कि मई का लेना, इसमें 19 तारीख हो ही गया तो 11 दिन और ले लेंगे, फिर जून में जाना है, जून में 30 दिन, फिर इस तरह से आपको 2013 पार करनी है, फिर 13 से लेकर 14 तक जाना है, 14 में अप्रैल तक जाना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। उससे बेहतर है कि आप इस तरीके से कीजिए, आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाइएगा। बात समझ? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जीके आ गया। कच्चेगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत की पहली ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका
तेलंगाना में स्थित है। ओके नेक्स्ट, चलिए पहले मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, फिर जीके जीएस करेंगे। ओके चलिए इसको कीजिए। इसमें देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है हमारे पास, बात समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है और उन डाटा पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो डायरेक्ट पहले हम जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। क्या पूछ रहे, चारों छात्रों में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत के बीच का अंतर कितना होगा। न्यूनतम प्रतिशत के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक, तो चलिए इधर करते हैं। अब सबका पहले जोड़ दीजिए। तो इसमें टोटल कितना है, 70, 90, 160, या तो ऐसे जोड़िए 7, 9, 16, 5, 21, 8, 29, एक जीरो इस पर चिपका सकते थे, लेकिन लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए, 295 होगा। जोड़ के देख लीजिएगा। ओके, फिर इस तरह से उसी तरह से जोड़िए 5, 8, 13, 9, 22, 6, 28, 280, 5, 5, 10, 290, यहाँ 5 और यहाँ 5, 10 हो जाएगा नहीं 290। अब जोड़ कर देखिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कैसे जोड़े, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। 6, 2, 8, 9, 17, 4, 21, 210, फिर यहाँ पर 9, 8, 17, 4, 21, 6, 27, यानी 270 और 5, 275। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब जो इसने कहा है कि चारों छात्रों में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है, तो ये प्रतिशत में दिया ही हुआ है, तो इसका अंतर का प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन, 295, और सबसे छोटा नंबर कौन, 210। इन दोनों का अंतर कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए 85। टोटल कितना में से 4 विषय है ना, 4 विषय पी सी बी एम, और सभी विषय के लिए अधिकतम प्राप्तांक जो है 100 नंबर, तो 4 विषय के लिए 400। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो ये कटा 4 से 4 दूनी 8, 4 एका 4, यानी 21 पॉइंट कुछ होना चाहिए ऑप्शन में। 21 पॉइंट तो सभी ऑप्शन में है। ओके, तो पूरा ही हल कर देते हैं। तो 4 एका 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20, तो 21.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। देखिए दोस्त, मेरे करने से पहले आप भी रुक कर थोड़ा करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपसे अगर नहीं हुआ तो फिर आप देखिएगा कि हमने कहाँ गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को फिर सुधार सकते हैं कि नहीं। जब आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो फिर सुधारने का क्या कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई भिन्न है x/y, उसमें 5/7 को जोड़ दिए तो 1 प्राप्त हो गया, है कि नहीं। तो x/y 1 - 5/7, इसको घटाइएगा तो 7 में 5 जाएगा, 2/7। भिन्न का घटाव तो करने आता ही होगा, तो 2/7 आ गया। वो भिन्न x/y का मान 2/7 आ गया। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि आंसर है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन मैं अगर इसको देखूं तो क्या अनुपात में जो रहता है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, 3 से। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 7 या 21। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ऑप्शन दिख गया था। आपको भी ये चीज़ दिखनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। ये चीज़ आपको भी दिखनी चाहिए। 2 से भी गुना कर सकते थे, तो 2 से गुना करते हैं तो 4 आता ऊपर में और नीचे में 14 आता है। 4/14 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 6/14 है, इसलिए
हमें यहाँ पर ऑप्शन ही दिख गया, तो इसलिए इस तरह आपको भी दिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य जिसकी किसी दिए गए माध्यम में आवृत्ति 820 हर्ट्ज है और गति इतना है, तो ज्ञात करें, यानी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें कि क्या होगा। ओके, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए तरंग की चाल भी बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति को कह सकते हैं एन गुना तरंगदैर्घ्य। ओके, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते हैं। तरंग की चाल हमें कितनी दी है, 420, आवृत्ति 820, तरंगदैर्घ्य हमें निकालनी है, तरंगदैर्घ्य हमें निकालनी है। ओके, तो इसको कर दीजिए सीधा हल, 420 अपॉन 820 बराबर, इधर जो भी ये होगा तरंगदैर्घ्य ये निकालनी है कि नहीं। मैं इसका सिंबल ही डाल देता हूँ, ये आपको निकालनी है। ओके, तो इसको कटाइए। तो मेरे उम्मीद से देखिए ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो ये पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये किससे स्टार्ट होगा, पॉइंट से, और एक ही ऑप्शन हमें पॉइंट में दिखाइए और यही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ ऊपर 1 है, नीचे 2, 3 या 2 या कुछ भी हो, तो ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो ये पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। 0.333 हो रहा है कि नहीं पॉइंट से। जैसे हम कहते हैं 1/2, तो इसका मतलब क्या है 0.5, क्योंकि ऊपर छोटा है। तो इसी तरह ऊपर छोटा था और नीचे बड़ा था, तो पॉइंट में आंसर होना लाजमी है। बाकी बात आप भाग देते रहिए, देखिए कितना आता है। ये सब देखिए दोस्त, थोड़ा सोचने का तरीका है, सोचिए न इस तरह से, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर a+1/a का मान a बराबर 1 दिया है, यानी a+1/a बराबर 1, तो हमसे पूछ रहा है a³ + 1/a³ बराबर 8। तो चलिए, जब ये दिया रहे और हमसे ये पूछे, तो इतना बराबर हम ये फार्मूला बता सकते हैं, a³ + 1/a³ बराबर k का स्क्वायर, k का क्यूब माइनस 3k। अब ये k क्या चीज़ है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो k है वो है क्या, ये जो मान है ना, ये बात अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर a+1/a बराबर k है, तो वही k के जगह पे यहाँ पर 1 है, k के जगह पर यहाँ पर 1। अगर ये हमसे पूछ रहा है तो इसका मतलब हमसे ये फार्मूला लगाकर बना लेना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी बात आप इसके और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वह आपके लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो 1 का क्यूब माइनस 3, k का मान 1, तो यहाँ से हल कीजिएगा तो 1 - 3 तो बराबर क्या, -2। 1 में 3 को घटाइएगा तो -2 आएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्त, अब कुछ लोग कहते हैं कीजी कराते हैं, तो दोस्त जो पूछा गया है वही ना कराएंगे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी तक जितने भी सेट कराए उसमें नहीं आया था, इस सेट में आया तो इस सेट में करा रहा हूँ, है कि नहीं। कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो अदर सेट में नहीं पूछा जाता है ना, अदर जो पेपर है उसमें नहीं पूछा गया है, तो कहाँ से करा दूँ। मैं तो किसी पार्टिकुलर मैथ के लिए तो नहीं करा रहा हूँ कि हाँ आपके लिए ये 20 मैथ सेलेक्ट करके लाया हूँ उससे करा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, जो है वही तो कराऊँगा। अन्यथा आप कहोगे कि नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराइए, यानी इस तरह के टॉपिक वाइज सब क्वेश्चन कराइए, तो आप बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट
देखिए, दिए गए तर्क पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं निहित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गड्ढे के दौरान हवा हवा ने सभी होर्डिंग को उड़ा दिया। होर्डिंग को उड़ा दिया। ठीक है, होर्डिंग मतलब क्या, जैसे आप लोग रोड के किनारे में एक बोर्ड देखते हैं, उस पर कुछ लिखा रहता है, उसी को तो होर्डिंग कहते हैं, होर्डिंग बोर्ड। तो धारणाएं कह रहा है कि हवा तेज थी, हो सकती है तभी उखाड़े होंगे होर्डिंग। होर्डिंग ठीक से नहीं लगाए गए थे, ये भी हो सकता है। तो या तो हवा तेज थी या होर्डिंग सही से नहीं लगाया गया, तो या तो एक या तो दो नहीं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको रहने देते हैं, बाकी बात इसको करवाएंगे अभी। 60 का 18% डैश के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सीधा ही सबको हल कीजिए, 60 का 18% बराबर डैश के, डैश मतलब मान लेते हैं एक्स के 54% के बराबर। तो यहाँ पर हम कहते हैं परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, 18 तिया 3 से ये 20 बार में, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ गया 20। यही आपका राइट आंसर है। ओके, हालांकि आप सोचते होंगे कि ये कैसे किए, परसेंट से परसेंट क्यों घटा दिए, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहाँ पर ठीक, ये बात इसने कहा, तो हमें सिर्फ x बराबर एक साइड में रखना है। तो जो भी इधर है 60 × 18% नीचे 54% होता। तो अब देखिए, ऊपर भी प्रतिशत और नीचे भी प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटता कि नहीं, है कि नहीं। ये 18 से ये 3 बार में कटता कि नहीं, और 3 से ये 20 बार में। तो उस हिसाब से ऐसे कीजिए, चाहिए कि लाइन में कीजिए, एक लाइन में कीजिएगा तो ये जो लिखने में समय लगा, ये समय आपका बचेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, ज़रूरी नहीं है कि दोस्त 4 स्टेप में ही आंसर आए, एक आंसर में भी आ जाए तो उसे कर लेना चाहिए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करा, आदि अंजू ने 80 में से 68 अंक हिंदी में, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक, अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त किए। तब किस विषय में अंजू ने अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो सीधा लिखते जाइए, एक गणित है, हिंदी पहले नहीं, हिंदी है, दूसरा आपका गणित है, तीसरा विज्ञान है, लेकिन ये सब नहीं भी लिखिएगा चलेगा, अंग्रेजी है, इसे मैं शॉर्ट कोड भी लिख देता तो भी चलता, हिंदी के जगह पे एच, गणित के जगह पे एम, इसके जगह पे एस, इसके जगह पे तो चलता। तो 80 में से ये कितना नंबर ला रहा है 68, और ये गणित में 60 में से कितना नंबर ला रहा है 46, और ये विज्ञान में 90 में से कितना नंबर ला रहा है 74, और ये अंग्रेजी में 45 में से कितना नंबर ला रहा है 34। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को 100 से गुना करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को नहीं करूँगा गुना, क्योंकि देखिए 100 से सभी में गुना होंगे, है कि नहीं। तो मैं काहे ला 100 से गुना करें, तो उससे बड़ा सिर्फ इसी को भाग दे दें, जिसका मान बड़ा आएगा वही ज़्यादा आंसर हो जाएगा, वही वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो सबसे बड़ा मान 0.85 ये आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही भाग दे दिया था। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, आप लोग जो देखते हैं यूट्यूबर सब, जो यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं वो सबका देखना कि
आंसर फटाफट रहता है। तो दोस्त वो पहले किया हुआ रहता है, उसको पहले भी वो कैलकुलेशन किया हुआ रहता है, जिससे कि वो उस समय सही से फटाफट करा देते हैं। तो मैंने भी इसको किया था, क्योंकि हमें पता है कि इसको भाग देने में टाइम लगेगा, तो टाइम की बचत के लिए मैंने किया था। तो ये हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक आएगा। बाकी बात इसका देखिएगा 7.4 कुछ इस तरह से आएगा। तो सबको भाग देकर देखिए कितना आता है, वही जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका आंसर। ओके, अब भाग दे दीजिएगा। हालांकि मैंने बता दिया, मैंने क्योंकि भाग दिया था। नेक्स्ट यार, चलिए कर लेते हैं। मक्खन दूध से संबंधित है, तेल किससे संबंधित है? देखिए, दूध से मक्खन बनता है, तो तेल किससे बनेगा? किसी ना किसी चीज के बीज से ही बनेगा, है कि नहीं? तेल जो निकलता है किसी ना किसी चीज के बीज से ही निकलता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे फूड ऑयल हो, जो भी हो। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग पलट दिया जाता है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें बाएं से दाएं पहले एक अक्षर फिर बाद में एक संख्या, ठीक? यानी इसमें पहले जो कह रहा है कि दूसरा भाग को पलट दिया जाए, जो भी संख्या यहाँ पर लिखा है उसका दूसरा भाग, यानी इसमें टोटल गिननी होगी कि कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टोटल है। तो 10-10 का बदल देते हैं। इसको आप संख्या में नहीं गिन, इसको नहीं गिनिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है ए। हालांकि पता नहीं इसने क्या कहा है, चलिए देखते हैं करके। तो यहाँ से आधा 10 पर बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से बदल देते हैं। जो इधर है प्रतिशत, यहाँ लिख देते हैं, फिर डी, फिर एफ, फिर क्यू, उसके बाद 1, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद जेड, उसके बाद डबल जे, ठीक है। अब हमें पैटर्न क्या कह रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पैटर्न जो इसने कह रहा है, पैटर्न कि पहला एक ऐसे कितने अक्षर है, यानी अक्षर के बारे में पूछ रहा है। अक्षर जिनमें बाएं से दाएं पहले एक अक्षर है, जिनमें बाएं से दाएं पहले एक अक्षर है और उसके बाद एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है। तो इस तरह का हमें पैटर्न पता चाहिए कि इससे पहले एक ऐसी कितनी अक्षर है जिससे पहले एक अक्षर हो और बाद में एक संख्या हो। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप पूरे डाटा को लेना, इधर नहीं लेना, इसको सीधा क्योंकि उल्टा करने के लिए कहा दिया था, बात समझ रहे? तो यहाँ पर प्रतिशत है, तो y(8), देखिए पहले एक अक्षर, यहाँ पर ये अक्षर है, उसके पहले एक अक्षर एक संख्या, तो एक यहाँ मिला। उसके बाद और कोई अक्षर पकड़िए, यहाँ पर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत कोई संख्या नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर डी है, ये क्या है, डी, ओके, एफ, क्यू, ये इस तरह से। और यहाँ पर 1 था, 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या, उसके बाद एक अक्षर, यानी 2 अक्षर एक संख्या। यहाँ पर एक और दिखा, एक यहाँ पर दिखा और एक यहाँ पर दिखा। उसके बाद कहीं इस तरह का है क्या, तो नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 गो है। ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है डबल अक्षर और एक संख्या, सिर्फ 2 गो ही है। ओके, नेक्स्ट, 1 मिनट। देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय
होगा। ठीक है, अपरिमेय कहने का मतलब कि जिसका वर्गमूल ना निकले, वह रूट में ही हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि √3, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कहेंगे √5, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 2√5, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में रह जा रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। मौके बाद अगर हम 4, 3, 2, 1 ये सब का बात करते हैं तो ये सब परिमेय संख्या है, या 3/4 ये सब परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं? तो परिमेय संख्या का कुछ ना कुछ रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। तो निम्नलिखित में से कहता है किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो ठीक है, तो ये आपका इसका निकल जाएगा 35, इसका निकल जाएगा 25, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 5, हाँ 55, इसका इतना निकल जाएगा। बात समझ रहे? इतना निकल जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, इतना जल्दी मैंने कैसे निकाल दिया। तो हमने इस दो संख्या को पकड़ा, क्योंकि सभी में लास्ट में 5 था, सभी में लास्ट में 5 था। इन दो संख्याओं को पकड़ा, इसको मैंने तोड़ा तो ये 3, 4 में टूटा। 12 3 4 में टूटेगा कि नहीं? इस 6 को मैंने पकड़ा, ये 2 3 में टूटा, जिसका अंतर 1 होनी चाहिए, जिसका अंतर 1 होनी चाहिए। इसको मैंने पकड़ा तो ये 5 6 में टूट जाता 30। ठीक, तो मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, 2 अंक का संख्या जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, उसका वर्ग करना, उसका वर्ग के लिए कोई ट्रिक हम लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि 95 है, 95 का आप स्क्वायर निकालिएगा, तो आप 95 गुना 95 कीजिएगा, तब जाकर आपका स्क्वायर निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। ये जो 9 है ना, इस 5 का आप स्क्वायर करके लिखिए, और ये जो 9 है इससे एक अगला संख्या ले लीजिए। 9 गुना 9 के बाद क्या आ गया? 10, 10 9 90, 90 95, इसका वर्गमूल आ जाएगा 95। 90 25 आप करके निकाल के देख लीजिए, नहीं निकलेगा तब कहिएगा। तो जस्ट मैं वही चीज़ यहाँ पर फॉलो किया, जो यहाँ पर हमने फॉलो किया वही चीज़ यहाँ पर फॉलो किया। कैसे? देखिए, अगर हम 55 यहाँ पर मैंने क्या कहा, 55 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आता। कैसे? क्योंकि इस 5 का स्क्वायर हमने देखा कि लास्ट में 25 है, और लास्ट में 25 तो सब में था, इसीलिए इस बात को मैं समझ गया, और इसीलिए मैं इस 30 को तोड़ने का कोशिश किया। तो 5 का एक अगला नंबर क्या? 6, 5 6 के 30, तो 30 25 है। तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट लगाकर जिसके लास्ट में 5 हो और 2 अंक का हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका 18 25 जो है ये अपरिमेय होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगर आपका कहते हैं ना कि आपका अगर 75 में से अभी, या तो 100 में से 100 क्वेश्चंस में से आपका 50 प्लस नहीं आ रहा है या 60 प्लस नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ 10 वीडियो में बन कर देखिए, रह कर देखिए। आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ ना, तब कहिएगा कि नहीं मंडल जी आपने गलत बताया। बशर्ते आपकी भी कुछ मेहनत होनी चाहिए। हालांकि हमारा तरीका आप फॉलो कीजिए, बाकी बात आपकी कुछ मेहनत होनी चाहिए। तो ज़रूर है कि 50 से 60 के बीच में आपको 10 से 15 दिन के बीच में आने लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। बाकी बात ये क्लास खास करके कमज़ोर के लिए तो है ही, लेकिन जो अच्छे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। कहता है एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 90 रुपया देगा। तो देखिए, थोड़ा सोचने का यहाँ पर कोशिश कीजिए। जो मैंने साधारण ब्याज का उस दिन क्या बताया था, मूलधन का 80% निकाल दीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था।
यानी 8 दिया 24% माइनस 9 दूनी 18% और इन दोनों का अंतर दिया है 90। ठीक है, तो यहाँ से 6% बराबर 90, तो 1% बराबर कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 15। तो 100% बराबर कितना, आपका जवाब होना चाहिए 1500। तो मूलधन मान लेते हैं, मूलधन जो था वो 100% के बराबर था, तो 100% का मान कितना निकल गया 1500। ओके, हालांकि आप तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, जैसे मैं करवा देता हूँ, देखिए दोस्त, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही ना, ये आपका SI का फॉर्मूला होता है, SI। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना 8%, P इंटू आर का मान 8%, प्रतिशत घटाइए, टी कितना गुना 3, समय 3 बटे 100, फिर माइनस P इंटू 9%, क्योंकि समान मूलधन बोला है कि समान धनराशि बोला है, 9% टाइम 2 वर्ष बटे 100, और इन दोनों का अंतर जो बोल रहा है वो 90 रुपया है। साधारण ब्याज से अधिक होने का मतलब क्या है, अंतर ही। बस इसको हल कीजिए तब जाकर आपका आंसर आएगा, P निकल कर आएगा। या तो मेरे तरीके से आप P बराबर 100% मान लीजिए, और SI बराबर जो हमने फार्मूला बताया था कि मूलधन का RT प्रतिशत, आसानी से आपका निकल जाएगा, इससे समय कम लगेगा, अन्यथा आपकी इच्छा है ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोस्त आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन जो है ना, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, जो थोड़ा मेरे मन को मतलब कि वो नहीं होता है, हरासित कर देता है, थोड़ा दुखीपन ला देता है, तो जिसके वजह से लगता है कि क्या हो गया, और सबों को जो नचनिया सब है वो सबको तो भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, एक दिन 2 दिन में ही मिलियंस व्यू चल जाते हैं, इसीलिए कहा भी गया है भला का जमाना ही नहीं है। हालांकि आप लोग समझदार हैं, देखिए एक लाइक सब्सक्राइब से कहने का मतलब आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि चलिए जो मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी बात आपकी इच्छा दोस्त, मैं तो कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मानना ना मानना वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कीजिए, मैं तो कहता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, मैंने भी इस प्रश्न को बनाने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगा था कि इसको कैसे किया जाए, आप लोग भी कोशिश करके देखिए, फिर मैंने इसका एक तरीका ढूंढ लिया कि हाँ इसको इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ ही नहीं कि सभी सवाल को चुटकी बजाते ही कर लूँ, हम भी एक इंसान है दोस्त, और हमें भी करने के लिए, जो सवाल को करने के लिए जो है दिमाग चाहिए, है कि नहीं, भगवान वाला तो दिमाग है ही नहीं। चलिए करते हैं। मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा करती है, जबकि मयूरी अकेले काम को करती है और काम का 2/5वां हिस्सा पूरा करने के बाद काम छोड़ देती है, तो और मुग्धा काम को लेती है और अकेले शेष काम को पूरा करती है, परिणाम स्वरूप दोनों काम 90 दिनों में पूरा करती है। तो मुग्धा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेती है, यदि मयूरी ने मुग्धा से अधिक तेजी से काम किया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे, कुल कार्य बराबर
समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। थोड़ा आप जो है ना वो देखते जाइएगा तरीका को बेसिक से, ताकि स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये तो मैं गारंटी का से कहता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। ओके, चलिए देखिए, मान लेते हैं कुल काम 90 है, 90 यूनिट है या 90 इकाई है। ओके, 90 इकाई मान लेते हैं। क्यों 90 माना? 18 के मल्टीपल को देखकर। किसका मल्टीपल को देखकर? 18 का मल्टीपल। तो अगर हम क्षमता बराबर यहाँ फार्मूला निकालना चाहें तो क्या बनेगा? कुल कार्य अपॉन समय, यही ना होगा? तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मुग्धा और मयूरी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो इन दोनों का अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो मान लीजिए मुग्धा का क्षमता को x मान लेते हैं, मयूरी की क्षमता को y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्षमता मुग्धा को हम x मान रहे हैं, x, और मयूरी को हम y मान रहे हैं। ओके, तो x प्लस y बराबर जो निकल कर आएगा, कुल काम कितना? 90। समय इन दोनों को करने में कितना दिन लग रहा है? 18 दिन में। तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता निकल कर कितना आ जाएगा? 18 पंचे 5, यानी 5 इकाई इन दोनों का क्षमता निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 इकाई। ठीक है, क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, समझना होगा। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर आगे, मयूरी अकेले काम करती है और काम का 2/5वां हिस्सा पूरा करने के बाद छोड़ देती है। यानी मयूरी अपनी क्षमता से करती है कितना? 2/5 किसका? 90 का। तो 90 का अगर आप निकालना चाहिएगा 2/5 तो कितना निकलेगा? 2/5 तो 18 दूनी 36, यानी 36 काम मयूरी कर रहा है, बाकी बात जो बचा काम होगा वह मुग्धा किया होगा, है कि नहीं? तो 90 में से 36 काम निकल गया तो 54 काम। तो इन दोनों को जो समय लगा होगा, इन दोनों का जो समय लगा है ये 39 दिन लगा। कितना दिन? 39 दिन। बात को समझिएगा थोड़ा। तो अब ये समय बराबर क्या फार्मूला बनेगा? यहाँ से देखिए, समय बराबर अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा? कुल कार्य अपॉन क्षमता, कुल कार्य अपॉन क्षमता। क्या यह फार्मूला नहीं बनेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल बनेगा। तो ये समय है, ये क्या है? समय है। ओके, और हमें ये पता है कि ये 36 काम है, ये 54 काम। तो समय कैसे निकलता है कि काम को क्षमता से भाग देना होता है। तो हमने क्या कहा कि मुग्धा की क्षमता को x मान लेते हैं और मयूरी की क्षमता को y मान लेते हैं, मयूरी की क्षमता को y मान लेते थे। यहाँ पर बोलता है मयूरी अकेले काम करता है और 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग ये 36 आया था। कितना आया था? 2/5 भाग आपका 36 आया था। और 36 काम किसने कर रहा था? मयूरी। और मयूरी की क्षमता को हम क्या माने? y/y। और ये बाकी बात कौन था? मुग्धा की क्षमता को हम क्या माने? x माने। बस अब इतना चीज हो गया तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना होगा कि x प्लस y का मान 5 है, तो क्या हम x को 4 या इसको 1 मान सकते हैं? बात समझिएगा। इसको मैं थोड़ा देर के लिए कहीं शिफ्ट कर देता हूँ, इस चीज को मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए, अगर तो 4 1 5 होगा कि नहीं? तो आपका जवाब होगा क्या? बिल्कुल। तो x के जगह पर अगर 4 पुट कर दें और y के जगह पर 1 पुट कर दें
तो कितना आएगा, तो 4 से क्या ये कटेंगे, मेरे में से तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। चलिए दूसरा लेते हैं, या तो x को 3 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 3 2 5 तो होगा कि नहीं। अगर वही चीज़ को अगर यहाँ पर x को 3 पुट कर देते हैं तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर y को 2 पुट कर देते हैं तो 2 से ये 18, तो फिर भी नहीं बन रहे, फिर भी 18 18 36 ही होगा, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो ये 18 बार में, ये 27 बार में। सॉरी यार। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए हम इसको उल्टा करके मान लेते हैं। 4x से तो काम बनने वाला नहीं है, 2 3 से ही होगा। अगर हम इसको x को 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ओके, बात समझिएगा। x का मान 2, y का मान 3, तो यहाँ पर पुट कीजिए y का मान 3। अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 36 कितने बार में जाएगा, 12 बार में, प्लस यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं, यानी x के जगह पर 2 पुट करते हैं तो ये कितने बार में, 27 बार में। 12 27 कितना हो गया, 39। इसका मतलब ये जो क्षमता है दोनों की ओरिजिनल क्षमता है, हमें पता चल गया, ओरिजिनल क्षमता हमें पता चल गया। बस अब पूछा क्या है, क्योंकि हमें क्षमता ही दोनों का पता करनी थी कि कितनी है। मुग्धा अकेले काम को पूरा कितने समय में लेती है। यहाँ कहा भी गया था कि मयूरी ने मुग्धा से अधिक तेजी से काम करता है, तो देखिए मयूरी ज़्यादा है और मुग्धा कम है। हमने यहाँ पर पहले ही कहा दिया इसकी क्षमता, मुग्धा की क्षमता को x मान रहे हैं और मयूरी की क्षमता को y, तो सेम चीज़ यहाँ पर ये कंडीशन लागू भी हो गया है कि नहीं। तो बस अब निकालना है किसका, समय निकालना है किसका, मुग्धा का। तो समय बराबर, तो यहाँ फार्मूला लिखा ही हुआ है। कुल कार्य कितना, हमने 90 कुल इकाई माना, करवाना किससे है, मुग्धा से। तो मुग्धा की क्षमता कितनी है, x, मुग्धा की क्षमता कितनी है और x का मान क्या लेना है, तो यहाँ से कितना आ गया, 45। तो ये आपका 45 आंसर है। हमारी उम्मीद से आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाएंगे थोड़ा फिर से रिपीट करके देखिएगा, ओके। और इस तरह के प्रश्न दोस्त बहुत कम लोग बनाते हैं, और यही सब प्रश्न है जो नॉर्मल स्टूडेंट को एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से अलग कर देता है कि नहीं दोस्त। मैंने भी इस सब तरीके को इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि इसी सब तरीके से जल्दी सवाल किया जा सकता है। और कुछ लोग हमसे कमेंट में पूछा कि आपने कितनी एग्ज़ाम निकाला है। मैंने भी दोस्त एग्ज़ाम निकाला है, ग्रुप डी, एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 भी निकाला है। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो बोलिएगा, मैं एडमिट कार्ड दे दूंगा, आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा। डाउनलोड तो करके देख ही सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं आपको एडमिट कार्ड से या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दे दूंगा, देख लीजिएगा। और ग्रुप डी का भी मैं दे दूंगा। इन दोनों में मेरा रिजल्ट हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि आपने क्या किया है। यह सवाल हमसे नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि मैंने दिखाया है करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। ठीक, गलत चुनना है, कौन सा कथन गलत है। चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा पर दूरी r दूरी पर स्थित 2 द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 होता है। ये बात गलत है, ये भी तो गलत है, क्योंकि 1:6 का होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड जो करता है गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे भी यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, इस बात से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी 10 kg का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका ये भी जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात भी जो होगा वह यही होगा 1:6, ना कि 1:1। ये बात गलत है। ओके,
और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या कह रहा है, जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नहीं, क्योंकि बड़ी जी का मान नियतांक होता है, फिक्स होता है कि नहीं, स्थिरांक होता है 6.67 करके ऐसे होता है, 6.67 इंटू 10⁻23 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका गलत है, ये सही है, ये गलत है। और जी का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो सिर्फ इनमें ए सी डी गलत है और सिर्फ बी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। ओके, नेक्स्ट ये सूची क्या आ रहा है करके, हाँ चलिए। देखिए दोस्त, हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं बता दूं, हमारी वीडियो देखने से आपकी कोई घाटा नहीं होने वाली है। आप इतने जगह तक जो है बहुत जगह भटक चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ रुक कर देखिए, आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। देखिए, भटकने से कुछ नहीं होने वाला है, एक जगह रहकर एक जगह से पढ़ाई कीजिए तो बेहतर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए इस चीज़ को मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट वो सारे तरीके को नहीं जान पाते हैं जिस तरीके से उनको प्रश्न को करना चाहिए। क्योंकि हम जब ऑफलाइन टेस्ट देने जाते थे तो मेरे बगल वाले जिस सवाल को हम 10 सेकंड 15 सेकंड में बनाते तो बगल वाले 2 मिनट 3 मिनट लेते थे और 1 घंटा कब उसका ख़त्म हो जाता था 10 सवाल बनाते बनाते उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी के बगल में मैं बैठ कर 1 घंटा के अंदर यानी 90+ अटेम्प्ट ले लेता था। तो कहीं ना कहीं हमको वही तरीका उनसे हमको अलग करता था। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे तरीके आप लोग जानेंगे, कैसे आप और एक अच्छे लड़के से या जो आपसे ऊपर है, जो आपके बगल में बैठकर बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, वो कौन से तरीके को अप्लाई करता है। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारी वीडियो देखने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, 1-1.5 घंटा में आपका कुछ जाता नहीं है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, अभी आपको लगता होगा कि कोई एग्ज़ाम नहीं है क्यों देखूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस समय आप जितना चीज़ पढ़ना चाहिए उतना चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके लिए लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो इसलिए आप पहले से तैयारी करो, जब एग्ज़ाम आए तो उस समय आप आराम से बिना प्रेशर लिए एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हैं। तो चलिए, ये सब बातें होती रहेगी, टिप्स एंड तरीका मिलते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ कर तो देखिए। एक घन की भुजा की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं घन की भुजा जो है उसको हम x मान लेते हैं और एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, y मान लेते हैं। ठीक, तो कहता है घन की भुजाओं की लंबाई का योग। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए घन में कुल कितनी भुजा होती है, तो 12 भुजा होती है और इसकी भुजा को हमने क्या माना x, तो योग क्या होगा 12x। ठीक है, इसके बराबर में बोला है वर्ग का परिमाप के 2 गुने के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, a मतलब भुजा, यानी भुजा की जगह पर हमने क्या माना है y, इसका डबल बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x बटे जो y आएगा
वह 4 दूनी 8/12, 8/12। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना इतना रहने दीजिए, या तो यहाँ के मान सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा करने का सही तरीका बता दूँ। इस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्या हम x बराबर कह सकते हैं 4 दूनी 8 y/12? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, ठीक। तो अब आगे क्या करा, यदि घन का आयतन, मेरे उम्मीद से इसी टाइप से ज़्यादा लोचा हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से ज़्यादा लोचा होगा, हटाते हैं उसके लिए, सॉरी दोस्त, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा समय वेस्ट करने के लिए। देखिए x/y क्या आएगा, 4 दूनी 8/12। ओके, तो यहाँ से 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 2/3 कितना आया, 2/3, 2/3। इसको मान लीजिए x जो है किसकी भुजा है, घन की भुजा। इसको मान लीजिए 2k, और y जो है ये 3 है, जो इसको 3k, यानी जो घन की वर्ग की भुजा वह 3k है, और जो घन की भुजा है वह 2k है। मान लीजिए के इसलिए माने ताकि घटाने में भी आसानी होगा। अब देखिए जो कह रहा है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब के संख्यात्मक मान का 1/4, यानी इसके आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4। ओके, फिर कहता है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये आपका वर्ग है और ये आपका घन है। ओके, ये वाला घन, ये वाला वर्ग। ओके, तो हमने घन की भुजा को क्या बोला, 2k का क्यूब गुना 1/4। ये भुजा, वर्ग का भुजा क्या, 3k का मतलब 3k का स्क्वायर, ये। ओके, तो इसको आप गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के क्यूब गुना 1/4 बराबर, ये 3 3 27, नहीं 2 ही बार करना है, 3 3 9, के गुना के स्क्वायर, 9 स्क्वायर, क्या इतनी होगी? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल होगा। तो इसको मैं छोटा कर दूं, चलिए। अगर आपको लग रहा है कि दोस्त हम स्लो बता रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, आपके यूट्यूब में ऐसा फीचर है कि आप छोटा बड़ा यानी स्पीड कम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप कर लीजिए। या चलिए देखिए, तो यहाँ से यहाँ पर 2k, यहाँ पर 3k, तो क्या एक के बार में नहीं कट जाएगा? तो यहाँ ये 4 से ये 2 बार में, तो यहाँ कितना बच गया, 2k बराबर यहाँ 9 बच गया, यानी k बराबर 9/2। अब हमसे पूछा क्या है, चलिए अब हमसे क्या, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? तो वर्ग की भुजा की लंबाई को हमने y माना था, और y बराबर यहाँ पर क्या आया है, 3k, यही ना। तो इस k के जगह पर पुट कर दीजिए 3k, यानी y बराबर 3k, और k के जगह पर हम जो पुट कर रहे हैं 9/2, तो ये 27/2, यानी 13 दूनी 26, यानी 0.5, 13.5 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था दोस्त, कीजिए। इस तरह के प्रश्न सभी लोग नहीं करते हैं, और अब से आप जरूर कीजिएगा, हमारे उम्मीद से। देखिए दी गई श्रृंखला के पहले 16वें पदों का योग यदि, ये श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है। तो डॉट यानी 16वां तक गया है, 16वां पद तक गया है, ठीक है। तो योग क्या होगा? तो योग का आप लोग फार्मूला तो जानते होंगे कि जब इस तरह का डाटा हो तो योग बराबर होता है n/2
बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलिए बारी बारी से बात करते हैं, ये सब है कहाँ, a कहाँ है, n कहाँ है कि नहीं, ये सब के बारे में बात करते हैं। चलिए n कहाँ है, ये जो दिया है 16 पद वही n है, 16/2, ये फार्मूला का 2 है। a कहाँ है, ये जो पहला पद है वह a है, क्या है, a है, प्लस n, अभी आपको बताया ना कि ये जो 16 है वही n है, -1 ये सूत्र में है, d, अब d क्या है, d, व्हाट इज d, अब मैं बताता हूँ d क्या है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ d क्या है। जस्ट उससे एक पहले वाले में, यानी इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, वह आपको d मिलेगा, क्या मिलेगा, d। कैसे, देखिए अगर हम इस डाटा को थोड़ा सा सीधा करके देखें तो 6, 13/2 का मतलब क्या, 6.5, 7, 15/2 का मतलब क्या, 7.5, तो इन सब का अंतर कितना है, 0.5 का, कितना का, 0.5 का, और वह जो 0.5 अंतर आ रहा है कैसे आ रहा है, a2 माइनस a1, d बराबर क्या होता है फार्मूला, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद को a2, पहला पद को a1, है कि नहीं। तो इसको कीजिएगा तो ये मेरा मिलता है d, यानी d मतलब सार्वंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है, इसमें इसको घटाइएगा तो ये इसका अंतर कितने दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 0.5 का दिख रहा है। यानी 0.5 कहने का मतलब क्या, 1/2 नहीं कह सकते हैं, कि नहीं, तो कर दीजिए ना 1/2, क्या फर्क पड़ता है। तो ये 8 हल कीजिए, 6 दूनी 12 प्लस 16 में गया 15 गुना 1/2, और ज़्यादा हल कीजिए, 8 गुने 12 प्लस ये 7.5 हो जाएगा, 7.5, इसको हल कीजिएगा, यानी 15 को 2 से भाग दीजिएगा, 7.5, ओके। इसको और हल करें तो छोटा कर देता हूँ, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 इंटू 19.5, 12 7 19.5, यही ना हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपका गुना जो आ जाएगा 8×5 = 40, उसके बाद 9 है 72, 4 76, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्मी बहुत है, वन मिनट दोस्त, छोटा वाला फैन चलो। अब ठीक है, चलिए, तो ये हालांकि आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ओके। नेक्स्ट, चलिए, 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में 2014 के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या हम कथन 1 से आंसर दे सकते हैं कि 2014 में 1 लाख, यानी लाभ 1 लाख हुआ था, जो 2015 से 10% अधिक है। क्या अभी भी हम 2016 से 2014 की तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 ही ईस्वी का बारे में दिया गया था, 2 ही ईस्वी के बारे में दिया गया था। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें 16 का ही मेंशन है ही नहीं, तो इससे हम नहीं पता कर सकते। भले पता कर सकते हैं कि 15 में 10% अधिक हुआ था, लेकिन 16 के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी।
यहाँ पर 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख रुपया, जो कि 2014 की तुलना में 1 लाख अधिक है। इसने तो सीधा सीधा बता रहा है कि कितनी वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो बताया कि 1 लाख वृद्धि हुई है। तो आराम से हम दूसरा से पता कर सकते हैं, नहीं केवल 2 ही पर्याप्त है, जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बात सभी गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। यानी ये जो त्रिभुज वाला बंदा है, ओके, ये जो त्रिभुज वाला बंदा है ये कार है इसके पास, ठीक। वर्ग उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास घर है। यानी ये जो वर्ग है ये घर वाला बंदा है, ठीक। और वृत्त उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास सोना है। यानी ये जो है वृत्त वाला, ये सोना के हकदार हैं, ठीक। तो ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके पास कार और सोना है? कार और सोना, लेकिन घर नहीं है। इसका मतलब वह वर्ग में नहीं आना चाहिए, बाकी बात त्रिभुज और वृत्त में आना चाहिए। तो यही संख्या में दिख रहा है जो त्रिभुज और वृत्त में है, तो यही राइट हो जाएगा आंसर कंडीशन के अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। बात समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइए। हमारे उम्मीद से तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो 5-6 दिन से अगर देख रहे हैं, 5-6 वीडियो हमारा देख चुके हैं, तो ब्लड रिलेशन का तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी को मजबूत नहीं कर रहे हैं। देखिए, श्रीमान एक्स की ओर इशारा करते हुए श्रीमती वाई कहती है कि श्रीमान एक्स की पत्नी श्रीमती वाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो श्रीमती वाई श्रीमान एक्स का कौन होगा? इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से करने का कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, देखिए दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप ढूंढते रह जाइएगा, जल्दी मिलेगा नहीं। क्योंकि मेरा चैनल अभी उतनी हाईलाइट है नहीं, जो कि आप कोई भी कीवर्ड डालिएगा और आपके आगे आ जाएगा। अभी मंडल जी डालिएगा तो एक गाना आ जाता है, मैंने सर्च करके देखा था। लेकिन आप अगर स्टडी ONS 2.1 या 2.1 नहीं भी डालिएगा, बाय मंडल जी करके डालिएगा, बाय MANDALJEE ये डालिएगा तो हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर श्रीमान एक्स की ओर इशारा करते हुए श्रीमती वाई कहती है, ठीक है, वाई कहती है कि एक्स की पत्नी, एक्स कोई बंदा है भाई, इसका कोई पत्नी है, पत्नी श्रीमती वाई के एक मात्र पुत्री है। यानी श्रीमती वाई के पिता, श्रीमती वाई के पिता का एकमात्र पुत्री है। यानी ये अपने आप की खुद के बारे में बात कर रहा है कि इसका एकमात्र पुत्री है। तो श्रीमती वाई श्रीमान एक्स का कौन लगेगा? यानी एक्स का ये कौन है? कन्यान है, यानी पत्नी, वाइफ है कि नहीं? मेरे बिहार में कन्या कहा जाता है, कन्या। आपके उधर क्या कहा जाता है पता नहीं। नेक्स्ट, क्या कहता है, क्या छात्र के बीच मोबाइल फोन का उपयोग परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्या? तो इस वर्ष परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अधिक है, छात्रों की संख्या अधिक है। कहता है क्या छात्रों के बीच मोबाइल फोन का उपयोग परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्या? तो
क्या मोबाइल ही सिर्फ कारण हो सकते हैं परीक्षा में फेल होने का? क्या उसके और भी कारण हो सकते हैं उनको गलत संगतों का वो हो, तो सिर्फ मोबाइल कारण नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत है। मोबाइल फ़ोन हानिकारक विकिरण उत्पन्न करता है, इससे कई स्वास्थ्य जोखिम होता है। तो इससे जोखिम से स्वास्थ्य से क्या लेना देना? इसको तो पढ़ाई से लेना देना है ना। अगर परीक्षा में अच्छा करना है तो पढ़ाई से, स्वास्थ्य क्या? मोबाइल के उपकरण में अन्य उपकरण से उतने भी हानि अभी इंसान को नहीं हो रहे हैं जितना पशु पक्षियों को हो रहा है। तो ये भी कंडीशन गलत है, ये भी कथन गलत है। ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। ओके, नेक्स्ट देखिए, टेन थीटा बराबर 1/√5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, कहने का हम यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है? 1/√5। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो अब चलिए एक ड्रॉ कीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है कि नहीं? तो लंब 1 है, आधार √5 है। कितना है? √5 है। तो क्या यहाँ से कर्ण नहीं निकाल सकते हैं आप? अगर हम कहें ABC, क्या आप कर्ण यहाँ से नहीं निकाल सकते? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय आता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है कि नहीं? है नहीं? कहने का मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है ना। तो AC हमें निकालनी है, तो AB कितना? 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, BC कितना? √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5। तो AC बराबर क्या होगा? 5 1 6 और रूट स्क्वायर को उठाकर उधर, तो ये भुजा √6 हो गया। तो ये आपका लंब हमने माना था टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, ये आधार और जो निकला हुआ कर्ण है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में। अगर ये चीज़ आप करने लगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया यहाँ पर कि ऐसे आपको करना है। तो बस इसको मिटा रहे हैं, बाकी बात आपके बारे में सब कुछ पता चल गया यहाँ पर इसके बारे में। बस अब देखिए, लगाइए सूत्र। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, यही ना। तो आपको कोसेक थीटा बराबर पता होनी चाहिए क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर, जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? आपका कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कोस का उल्टा। यहाँ पर हमने गलती कर दिया, यानी यहाँ लंब होगा, थोड़ा सा हो जाता है लेकिन बाय मिस्टेक। यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? लंब। ओके, कर्ण बटे लंब, और इसका जो होगा कर्ण बटे आधार। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये होता है। बस अब यहाँ पर पुट कीजिए ना, मेरी का चीज का है। देखिए, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या है? √6। लंब क्या है? 1/1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? √6, आधार क्या है? √5, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से ये √6 का स्क्वायर कीजिएगा 6/1 माइनस 6/5, यही ना। स्क्वायर कीजिएगा तो √6 का स्क्वायर कीजिएगा √6, और √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5।
इसको हल करने तो आता ही होगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो 6 पंचे 30, 30 माइनस 6/5, 30 में 6 गया 24/5, क्या 24/5 ऑप्शन में है, तो है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन शुरू में ही करवा दिया था। देखिए, चलिए इसको कीजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ABC में AB 12 सेंटीमीटर BC को D पर काटने के लिए कोण A को अंतः द्विभाजित किया जाता है। तो BD 7, DC इतना, तो CA का लंबा, यानी एक त्रिभुज है, ठीक, इसको एक D बिंदु पर कट करता है, यानी A, देखिए यहाँ पर ABC, ठीक है, यानी BC को D पर काटती है, इसीलिए मैंने BC लिया, BC को D पर काटा, और इसको कहता है द्विभाजित करता है, इसको 2 भाग में बांट देता है, इस कोण को 2 भाग में बांट देता है। तो BD 7 है, ये 7 है, AB 12 है, DC 8.75 है, 8.75 है, ओके। CA हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है लगाइए, इसको मान लेते हैं x। तो इसका रूल क्या है, इधर से जो भी है इधर के पार्ट को इधर लिखिए AB/BD या DB, जो भी कहिए, और इधर के पार्ट को AC/DC, बस इस पर बैठाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो AB का मान कितना 12, BD का मान कितना 7, बराबर AC का मान x हमने माना, और DC का मान 8.75। बस इसको कटाइए पिटाइए, 7 से ये कटेंगे क्या मेरे उम्मीद से। चलिए x बराबर क्या हो सकता है, 12 गुना 8.75/7, यही ना होगा x बराबर, इसको सीधा कीजिएगा तो ये 7 से बरसते 84, हाँ कट तो रहा है, 7 से 1 बार 1 पॉइंट, फिर बच गया 1, 7 दूनी बच गया, 7 दूनी 14 बच गया, 3 7 बचे, यानी 1.25, यानी 12 गुना 1.25, और इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको 15 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ये राइट आंसर, करके देखिए, मैंने तो कर लिया मन ही में, आप करके देखिए। नेक्स्ट, अब चलिए जीके सब भी पढ़ लेता हूँ और करा देता हूँ। देखिए, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि 2017 का है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर हम लोग छोड़ देंगे, सब 2017 से क्या लेना देना। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर जो पूछा जाता है 1 साल पहले तक का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता ना, तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल कर देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक है। सल्फर, सल्फर का क्या सूत्र होता है, S8, ये 8 परमाणु वाला है, इसलिए बहुपरमाणु। सोडियम को कैसे लिखा जाता है, सीधा Na, आर्गन को Ar, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। इसमें 2 ही परमाणु है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा है 8 परमाणु, तो ये बहुपरमाणु हुआ, है कि नहीं। नेक्स्ट, देखिए, दृष्टिबाधितों के लिए भारत के पहले टच एंड फील गार्डन छुए और जाने उद्यान का उद्घाटन केरल विधानसभा अध्यक्ष P श्रीराम कृष्ण द्वारा किया गया था। यह केरल के थेन्नीपलाम में निम्नलिखित में से किस परिसर में स्थित है। तो ये आपका केरल के कुन्नूर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है।
ये सब जीके है दोस्त। जीके आप जितना मारिएगा आपके सामने वाले भी उतना ही मारेंगे। हो सकता है वह बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, बहुत ज़्यादा जीके रटा हो, तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा मार सकते हैं। मार के बाद एग्जाम में आपसे वह बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मार सकता है, क्योंकि जीके में सबका हाथ वही रहता है, सबकी हाथ टंगी हुई है दोस्त जीके में। इसलिए मैं कहता हूँ जीके से बेहतर है मैथ, रीजनिंग और साइंस को ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हो ही गया, ये भी करा दिए। ये नहीं हुआ है। सभी लाल पीले हैं, यानी जितना भी लाल है वह पीला के अंदर है, वह पीला के अंदर है। ठीक, यहाँ पीला को पी से दर्शाए। कुछ पीला हरा नहीं है, लेकिन कुछ हरा अगर कहता है कुछ पीला हरा नहीं, तो कुछ पीला होगा हरा, है कि नहीं? कुछ पीला हरा नहीं है तो कुछ पीला होगा हरा। मान लीजिए ये हिस्सा हरा नहीं है, लेकिन ये हिस्सा हरा है, क्योंकि इसने कहा है कुछ के बारे में बात न किया है, सभी के बारे में तो बात नहीं न किया है। इसलिए कुछ पीला लाल है, बिल्कुल कुछ पीला लाल तो है, यानी पीला का कुछ हिस्सा लाल तो है कि नहीं? तो ये तो राइट है। सभी पीले हरे हैं, सभी पीला नहीं, कुछ पीला हरे हैं। सभी की चर्चा यहाँ भी नहीं किया, तो ये गलत है। इसका सिर्फ अनुसरण 2 करेंगे, यानी अनुसरण 1 करेंगे। यहीं पर है ऑप्शन 1, सिर्फ अनुसरण 1 करेंगे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति का चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, वह कौन सी उत्तर आकृति है? तो इस तरह का फिगर कहाँ है सर? यहाँ पर डायरेक्ट हमें दिख रहा है, अब बाकी बात आप सोचिए। देखिए ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे गया है, यही तो है, ऐसे गया है। ये सब 100% मारने वाला क्वेश्चन है, 100% लोग मारने वाले क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए इसको देखिए, इसको क्या किया गया है? एक अनुक्रम का उपयोग करते हुए शब्द का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ए जी है, ए जी, देखिए ए जी, ए यहाँ, जी कहाँ है? यहाँ, पेन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ए यहाँ, जी यहाँ, इसके बीच में कितने का गैप? 3 का गैप। एक और एन, एक यहाँ, एन यहाँ, इसके बीच में कितने का गैप? 3 का गैप। ठीक, अब 4 6, ओके, 4 और 6, 4 यहाँ, 6 यहाँ, इनके बीच में कितने का गैप? 1 2 3 का गैप, बिल्कुल इसमें भी 3 का गैप। एन एफ, एन यहाँ और एफ यहाँ, इनके बीच में कितने का गैप? 1 2 3 4, 4 का गैप हो गया, जबकि 3 का गैप होना चाहिए, तो यही अलग है। देखिए दोस्त, मैं वो घुमा फिरा के बात करने वाला में से नहीं हूँ, जो डायरेक्ट आंसर होगा उस तरीके को मैं बताऊँगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आप सोचिए क्या होगा, ये होगा, बी होगा, सी है, नहीं। जो तरीका होगा डायरेक्ट वही मैं बताने का कोशिश करूँगा। ये नहीं कि आपको मैं भ्रम में रखूँ 2-4 सेकंड तक। हालांकि आपको करना होगा तो आप रोक कर भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें फंसाने से क्या फ़ायदा, टाइम आपका वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा घमंडी का विनाश हो जाता है। ठीक है, जो गिरते हैं वह घमंडी होते हैं? नहीं, ये बात तो नहीं होती। या घमंडी से विनाश होने का मतलब कि विफलता पाना, सफलता में नहीं, सफल नहीं होना, विफलता पाना, विफलता पाना यानी सक्सेस नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वो घमंडी है, ये बात गलत है। दूसरा क्या करें? घमंडी होना प्रतिकूल हो सकता है, घमंडी होना प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल मतलब क्या? घमंडी होना क्या प्रतिकूल? यहाँ पर कहने का मतलब घमंडी होने से, यहाँ पर प्रतिकूल के बारे में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे उम्मीद से घमंडी होना प्रतिकूल हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, घमंडी का विनाश हो सकता है। अगर पूरा घमंड में अगर कुछ आप गलत कर दिए
तब आपका विनाश हो सकता है। घमंड में अधिकतर लोग गलत करते हैं तो विनाश होता है। इसका कहने का मतलब केवल 2 फॉलो करता है, केवल 2 अनुसरण या 2 निहित है, 2 निहित है। ओके, नेक्स्ट। एक ध्वनि का स्वर मान पिच उसके किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका आवाज़ पतला होगा, जिसका आवृत्ति कम होगा उसका आवाज़ मोटा होगा, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो पिच यानी पिच कहने का मतलब ऐसे भी देखते होंगे, पिच कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा तीखी क्यों होता है? वह पिच के वजह से, यानी आवृत्ति के वजह से। जिसका पिच अधिक होगा उसका ध्वनि ज़्यादा पतला होगा, ज़्यादा झंझनाहट होगा, है कि नहीं? तो यही बात है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी चलिए ये नहीं हुआ। एक्स वाई जेड का कुल 180 है, तो एक्स का प्राप्तांक कितना होगा? तो यहाँ पर वाई जेड दे दिया है, तो इसका मतलब वाई जेड के बारे में यहाँ दे दिया है कि 50 है, औसतांक 50 है। तो हम एक्स के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा अगर हिसाब किताब यहाँ पर कहा जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है 180 है, और इनमें से इन दोनों का हमें पता है, क्योंकि वाई प्लस जेड का औसत 50 दिया है, तो योग कितना 100। तो क्या यहाँ से घटा देंगे एक्स तो नहीं निकल जाएगा, 100 इधर ले जाकर घटा देंगे तो बिल्कुल निकाल सकता है कि नहीं? एक से निकल सकता है। दूसरा बात, एक्स और जेड को एकत्रित औसत 60 अंक है। एकत्रित औसत एक्स जेड से अगर यहाँ पर एक्स जेड को रख दें तो यहाँ वाई का मान निकलेगा, ना कि एक्स का मान निकलेगा। तो ये गलत है, इसके लिए केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं, सिर्फ 1 पर्याप्त है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत है। देखिए, एक कार अपने गंतव्य तक 45 मिनट में पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 36 मिनट में पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होगी? ज़्यादा मत सोचिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है कि नहीं? तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। समय यानी चाल कितना 65, समय कितना 45। अब आप सोचते होंगे कि मैंने ये जो मिनट है उसको घंटे में क्यों नहीं बदला? तो मैं बता रहा हूँ, ये दूरी है, जो भी है ये दूरी है, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि उसको 36 मिनट में पहुँचना है, तो गति क्या होगी? तो समय यानी चाल बराबर क्या फॉर्मूला यहाँ से बनकर आएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, है कि नहीं? दूरी बटे समय। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो दूरी कितना? इतना 65 गुना 45, और समय कितना? अब जो लास्ट में चाल निकालनी है ये 36 मिनट, यानी 36 मिनट में पहुंचने के लिए तो भागा 36, उसी दूरी को चलेगा, तो कितना गति होनी चाहिए, चाल कितनी होनी चाहिए? तो अब बताइए, ये मिनट में था और ये भी मिनट में, क्या यहाँ से मिनट नहीं खल्लास? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं इसको मिनट में चेंज किया। तो यहाँ से 9 से 5 बार में, 9 से 4 बार में, यानी 65 गुना 5/4 कीजिए। चलिए मैं इधर करता हूँ। 55 25 5 30 2 32/4, यानी इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 8 32, 4 1 4 81 पॉइंट कुछ आएगा, तो 81 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। देखिए दोस्त, ऐसे भी लंबा वीडियो बन गया। तो ये तो हो ही गया था, ये भी मैंने करा दिया, ये भी हो गया। ये देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन है, और 2017 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वह के शिवान थे। और अभी कौन है आप कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट। अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा,
कोयर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? कोयर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका कोच्चि में हो जाएगा। कोयर बोर्ड कहने का मतलब ये आपका नारियल के जो बाहर का कवरिंग नहीं होता है, जो जिससे रस्सी बनता है और बहुत तरह के जो क्या कहते हैं चटाई वगैरह में यूज होता है या गद्दा वगैरह में यूज होता है कि नहीं? तो उसी को कहते हैं कोयर। तो इसका मुख्यालय किस शहर में? कोच्चि में। ओके, नेक्स्ट। देखिए ये तो हो ही गया, ये भी, ये वाला। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? गीले कपड़े का सुखाना, ये तो भाई भौतिक है। क्या है? सूखा कपड़ा को फिर से गीला कर सकते हैं और जिसे पुनः उसी रूप में ला सकते हैं वो भौतिक हो जाता है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया तो जल बन गया। क्या जल को फिर से बर्फ नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये भी भौतिक आपका फिजिकल रिएक्शन है। आयोडीन सल्फेट का उत्साधन करना, इसको भी देखिए हम पुनः उस रूप में ला सकते हैं, लेकिन ये जो है मक्खन का बासी हो जाना, ये हमें रासायनिक दिखा। और रासायनिक पहले ही अगर देख जाए, दो ऑप्शन के बारे में कन्फर्म पता है कि ये दोनों नहीं हो सकता और इन दोनों में कन्फ्यूजन हो, तो एक बार दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए कि मक्खन वासी होना। मक्खन वासी कब होगा? जब समय लग जाएगा। और बासी जब हो गया तो क्या हुआ? ताज़ा बन सकता है? नहीं बन सकता है कि नहीं? पुनः उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रासायनिक है। बात समझ रहे? नेक्स्ट, 78वें गणतंत्र दिवस समारोह, मतलब 2017 का ये है। तो उस समय क्या आया था? ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सऊदी अरब के आए थे। हालांकि इस बार जो हुआ वो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ओके, नेक्स्ट। ये तो हो ही गया। क्या मैंने ये वाला कराया? हाँ, हो गया। ये भी, चलिए इसको देखिए। हालांकि समय समय पर पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाता है, फिर भी पाठ्य पुस्तकें पुरानी हो जाती है। औद्योगिक विशेषज्ञों को कक्षा में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो विशेषज्ञ है उसे बार बार समय समय पर जो है उसे बुलाना चाहिए। उद्योग में वर्तमान प्रवृत्ति के अध्ययन करने के लिए औद्योगिक दौरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, ये इसका दोनों अनुसरण करता है, एक और दो, दोनों। ओके, नेक्स्ट। ये मैंने बता ही दिया। ये तो शुरू में ही कराया, फर्स्ट नंबर। देखिए कच्चे घोड़ा, ये तेलंगाना से संबंधित था। नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन रह गया था। अब और एक दो क्वेश्चन है। एक भिन्न में 7/3 जोड़ने पर 4 उत्तर आता है। मान लीजिए कोई भिन्न x बटे हुआ था, उसमें 7/3 जोड़ा तो आपका 4 मिल गया। क्या मिल गया? 4। हमें भी देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो कराने में थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन अब जिसे मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन इस पेपर में बचाओ, उसको छोड़ के दूसरे पेपर में लेंगे, थोड़ा आउटडेटेड नहीं हो जाएगा, अलग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं एक ही में करवाने का कोशिश करता हूँ। तो 4 × 12 में 7 गया, 5/3। 5/3 कहने का मतलब 3 × 3 नीचे में ये 1/2/3। ये सब तो ईजी है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा हल, है कि नहीं? बाकी बात नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, मैं कर दूँगा। मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल दे दूँगा जिससे आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, देखिए दोस्त, अभी मैं अपने चैनल का उतनी अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे नहीं होता है ऐड करना कि हेलो नमस्कार दोस्त ना फल्ला निकलना, ये वो जो तरह तरह के बात बोलते हैं, वो अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। ये मैं सीधा सीधा बता दूँ। मैं
आपको कंटेंट दे सकता हूँ। बाकी बात आप समझदार हैं, आपको नहीं भी बोलेंगे तो आप सपोर्ट करिएगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? हवा के बहाव के लिए पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है? नहीं, ये गलत है। हवा के बहाव के यानी हवा जो बहता है वह पृथ्वी के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं। एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि वह दहन के उत्पाद में गैर जहरीली हो, यानी बिना जहरीला हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। कोयला O2H2 के अर्थ मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में थोड़ी नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये बात तो सही है, लेकिन कोयला जो है O2 और H2 नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से मिलकर बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से मिलकर बनता है, ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कोयला। ओके, तो ये भी गलत। तो सिर्फ इसमें गलत पूछ रहा था कौन कौन, कि कौन सा कथन सही है या गलत। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बी सही है और ए और सी गलत है। बी सही है और ए और सी गलत है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि दोस्त ये आपको सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो इस मंडल जी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा मैं हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, चलिए मैंने जो किया वो किसी न किसी का भला हो रहा है कि नहीं। थोड़ा दिल से खुशी मिलता है। अगर आप जान सकते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें खुशी नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपको भी खुशी मिलेगा। तो दुनिया देखिए दोस्त, सपोर्ट से चलता है, बिना सपोर्ट का कुछ है ही नहीं। आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आपको हम सपोर्ट ना करें, या आप किसी और का सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर ये दुनिया में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्त प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। बाकी बात आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।